गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1, है ना। और इसका भी अध्याय 1 जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। ये लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। और जो हम अध्याय पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है दो बैलों की कथा। आइए शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी दो बैलों की कथा। अध्याय शुरू करने से पहले हम थोड़ा प्रेमचंद जी के बारे में जब बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं और समझते हैं। प्रेमचंद जी यानी मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में कब हुआ? सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस में। और 1880 में उनका मूल नाम धनपत राय था। क्या नाम था उनका? मूल नाम जो नाम था जो उनका बेसिक नाम था वो था धनपत राय। प्रेमचंद का बचपन अभावों में मतलब कठिनाइयों में, परेशानियों में उनका जो बचपन है वो प्रेमचंद का बचपन अभावों में, परेशानियों में, कठिनाइयों में बीता। और शिक्षा बीए तक ही हो पाई थी, यानी कि जो उनकी शिक्षा थी वो सिर्फ ग्रेजुएशन तक ही उन्होंने पूरी की थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने जो शिक्षा विभाग था, जो शिक्षा विभाग में नौकरी की, लेकिन असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने जो अपनी गवर्नमेंट जॉब थी, जो शिक्षा विभाग में नौकरी करते, उस नौकरी को छोड़ दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। और लेखन कार्य, लिखने की तरफ, लेखनी जो थी उनकी, उस प्रेमचंद जी को अपनी तरफ वो खींचने लगी। और सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। कब हुई? 1936 ईस्वी में। सन 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। प्रेमचंद ने, आपको पता है, बहुत सी कहानियां लिखी हैं। अब हम बात करते हैं उसी के बारे में कि प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर नाम है कि 8 भागों में संकलित है। जो प्रेमचंद की कहानियां है वो मानसरोवर की जो 8 भाग, उन 8 भागों में हमें देखने को मिलती है। जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकलाप, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। ये उनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं, उपन्यास हैं, जो हमें, जो प्रेमचंद को सदैव हमारे लिए उज्जीवित रखते हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया, यानी जो पत्रिकाएं थी उन्होंने इसमें भी काम किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। सिर्फ उपन्यास, कहानियां ही नहीं लिखी, है ना, पत्रिकाओं में काम नहीं किया। उन्होंने क्या किया? अन्य कई प्रकार के गद्य लेखन भी लिखे। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। क्या मानते थे? जो हम साहित्य, जो हम लिख रहे हैं, उसको लिखने के बाद जब हमारा समाज को पढ़ेगा और सच्चाई से जागरूक हो जाएगा, तो जो हमारा समाज है वो धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। जो समाज में कुरीति है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है कि वो जिस माहौल में रहे, जिस गांव में रहे, वहां पे जो जैसा माहौल था, वहां के लोगों की जो विचारधारा थी, उन सभी को देखा और उसी के बारे में उन्होंने आगे लिखा। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, यानी जो उस वक्त किसान थे, जो मजदूर थे, उनकी स्थिति बेहद बुरी थी, बेहद ही शोचनीय थी। उस पर इतने दया वाले किसानों की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय थी। दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। जो उन्होंने रचनाएं की, उसका जो लिखने का पीछे मेन कारण था, जो मेन उद्देश्य था, वो क्या था? किसानों और मजदूरों की स्थिति, उनकी जो स्थिति थी बेहद ही बुरी थी। और उस समय का जो समाज था वो बहुत शोषित समाज था। जो पूंजीपति जो वर्ग था, जो पूंजीपति वर्ग था, वो ज्यादातर जो गरीब किसान थे, जो गरीब दबके के लोग थे, उन्हें दबा के रखते थे, उनका शोषण करते थे। जो समाज की स्त्रियां थी, उनकी भी दशा बहुत, उनकी जो दुर्दशा थी बेहद ही शोचनीय थी, बेहद बुरी थी। स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए, आजादी के लिए, मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए, समाज को सही रूप देने के लिए, इन्हीं सभी कारणों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए प्रेमचंद ने विभिन्न रचनाएं की। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, यानी कि उनका जो कथा साहित्य जो लिखा है, बहुत ही उन्होंने बहुत अच्छे तरीके, व्यापक तरीके से लिखा हुआ है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। सिर्फ उन्होंने इंसानों को ही जगह नहीं दी, बल्कि जो उस समय जो पशु पक्षी, जो पशु देखने को मिलते हैं, सभी उनके बारे में भी उन्होंने लिखा है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है।
उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। ये जो प्रेमचंद है उनको इतना ज्यादा लोकप्रियता मिलने का कारण ही यही कि प्रेमचंद ने जो साहित्य लिखा, जो उपन्यास लिखी, जो कविताएं, कहानियां लिखी, उसके अंदर उन्होंने उस समाज की भाषा को लिया, जो तत्कालीन समाज की भाषा थी उसको उन्होंने प्रयोग किया। सिर्फ यही वजह थी कि प्रेमचंद को इतना ज्यादा सम्मान, इतनी आत्मीयता मिली। होता क्या कि जो प्रेमचंद के उपन्यास, जो कथा है, कहानियां हैं, रचनाएं हैं, इन सभी को सिर्फ एक पढ़ा लिखा, अंग्रेजी पढ़ा लिखा या शिक्षित व्यक्ति ही समझ नहीं सकता, बल्कि एक ग्रामीण परिवेश में रहने वाला व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, एक ग्रामीण व्यक्ति भी समझ सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो बिल्कुल हमारी ग्रामीण भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, और ग्रामीण भाषा को हर एक व्यक्ति समझ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति, शहर में रहने वाला व्यक्ति इसको समझे। जब एक ग्रामीण, एक गाँव से जुड़ा व्यक्ति भी इस भाषा को सुनता है, समझता है, तो उसे लगता है कि नहीं, ये तो जो मेरी ही कहानी है, ये मेरे बारे में ही लिखा गया, इसमें जो भी लिखा गया सब कुछ मुझसे ही जुड़ा हुआ है। तो अब हम शुरू करते हैं प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज, यानी जो खेती करने वाला समाज था, जो उस समाज जो खेती बाड़ी किया करता, उस समाज के बारे में, और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया। किसका वर्णन किया? जो कृषक समाज था, जो किसान था वो, और जो पशु थे, किसानों का पशुओं के साथ जो संबंध था उसका उन्होंने इसमें वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने क्या कहा कि आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिल जाती, हमें आज़ादी के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, लड़ाई करनी पड़ती है, अपनी जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ती है। और ये सच भी कि अगर हमें कुछ पाना है तो कुछ पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। दो बैलों की कथा। अब हम शुरू करते हैं इस कथा को। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, जिसका आपको पता है कि जो गधा है उसे हम सबसे ज्यादा नालायक, निरामूर्ख कहते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को कहना हो कि भाई तुम तो बहुत नालायक, तुम क्या कहते हैं, तुम तो गधे हो, बेवकूफ व्यक्ति की तुलना हम गधे से करते हैं। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे यानी कि सबसे ज्यादा बड़ा बेवकूफ कहते हैं, तब पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसके निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दी है, इसका निश्चय यह नहीं किया जा सकता। हमें नहीं पता कि भाई गधा जो सचमुच बेवकूफ होता है या फिर उसका जो व्यवहार है, उसका जो सीधापन है, उस वजह से गधे को बेवकूफ की पदवी दी जाती है। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। जो गाय है अगर उसे कोई परेशान करे तो गाय क्या करती है, सींग मारती है ना, वो उसे अपने हक के लड़ना आता है। और बिल्कुल अगर किसी गाय ने कोई नन्हा बच्चा दिया होता है, गाय का बच्चा होता है, तो उस गाय को अगर गलती से आप छू ले तो गाय शेरनी की तरह से अपने बच्चे की रक्षा के लिए हमारे ऊपर झपट पड़ती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी दिखाई नहीं देगी। गाय या फिर कुत्ता, इन जानवरों को गुस्सा आता है। अक्सर हमने देखा होगा वो हमारे ऊपर चिल्लाते हैं, भौंकते हैं ना, गाय जो है सींग मारती है, तो क्या ये अपना आक्रोश, अपना गुस्सा ही तो दिखाते हैं। लेकिन हमने आज तक नहीं सुना कि कभी किसी गधे ने गुस्से से किसी को मारा हो, किसी पर बोला हो, चिल्लाया हो, कभी नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं। गधा इतना सीधा जानवर होता है कि आपको जो सूखी घास उसको डाल दो, उसको चाहे मारो, कुछ भी करो, गधे में कोई बदलाव नहीं आता। यही एक वजह है, यही गधे का जो सीधापन है। हम मूर्ख व्यक्तियों के लिए गधे की तुलना, गधे का जो नाम उनके लिए लेते हैं। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विशाल स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है।
कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद। ठीक है, जो गधा है उसे आप कितना ही मारिए पीटे, कुछ खाने को दीजिए, सूखा रूखा कुछ भी दीजिए, वो कभी भी आपसे बदले की भावना से या फिर अपना क्रोध नहीं दिखाता। बिल्कुल वही बात है कि हमें अपने लिए आज़ादी की जो गधे ने कभी सीखा ही नहीं कि उसे अपने हक के लिए बोलना है, लड़ना है, उसने कभी नहीं सीखा। और एक यही वजह है कि जो दूसरे देश के लोग हैं उनकी नज़र में जो हमारी दृष्टि है, जो हमारी कीमत है, वो कम है। आपने देखा होगा कि जो साउथ अफ्रीका है या फिर अमेरिका है, वहाँ पे भारतीयों की क्या स्थिति है ना। उस समय की स्थिति की बात चल रही है कि जो हिंदुस्तानी लोग जो भारतीय हैं वे शराब नहीं पीते, दो पैसे समय के लिए बचा कर रखते हैं, बुरे समय के लिए कि जब कभी ईश्वर ना करे कोई बुरी स्थिति परिस्थिति आ जाए तो उस समय हमारे हाथ में अगर 2 रुपये होंगे तो हम भी उस स्थिति से, उस बुरी स्थिति से आगे लड़के उस स्थिति को समाप्त करने के लिए अपने आप को सक्षम बनाने की कोशिश करते हैं। तो शायद सभ्य कहलाने लगते कि अगर हम भी ईंट का जब यानी कि जैसे को तैसा वाली बात को सार्थक कर दे तो शायद हम भी सभ्य कहला, हमें भी अपने हक के लड़ना आ जाए। जापान की मिसाइल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गणने बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। क्या कहते हैं, जो गधा है बिल्कुल सीधा साधा होता है, लेकिन उसका भी छोटा भाई जो कि बैल है, जो गधे की तरह ही बहुत हद तक सीधा साधा होता है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। ऐसा उसका स्थान गधे से नीचे है। जो बैल है वो गधे के समान है, उसे लोग कहते हैं भाई जो गधा है, जो बैल है वो गधे के समान उसी का छोटा भाई है। लेकिन फिर भी आपने अक्सर सुना होगा और देखा होगा कि बैल जो है अड़ियल है, वो कभी कभी मारता भी है ना, और वो अपना जो क्रोध है, अपना जो असंतोष है वो उसे व्यक्त भी करता है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। ये कहानी शुरू होती है, अब कथा जो है 2 बैलों की कथा शुरू होती है कि झूरी एक व्यक्ति का नाम, उसके बाद जो 2 बैल थे जो थे हीरा और मोती। पहला था हीरा और दूसरा है मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। यानी कि जो बैल थे वो देखने बिल्कुल सेहतमंद थे, दोनों का जो शरीर था सुडौल था, दोनों बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। ये कहा भी कि अगर कोई भी 2 व्यक्ति, 2 पशु, 2 जानवर, कोई भी अगर एक समय लंबे समय तक साथ रहते हैं तो दोनों में मित्रता का भाव पैदा हो जाता है। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हीरा और मोती काफी समय से जब दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे तो दोनों में भाईचारा हो गया, दोनों में के अंदर मित्रता हो गई। दोनों आमने सामने या पास पास बैठे एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। जो दोनों बैल थे एक दूसरे के सामने सामने बैठ के, एक यहाँ बैठे और दोनों आपस में बैठ के चुपचाप एक दूसरे से बातें किया करते। मूक भाषा यानी बिना गूंगों वाली भाषा, जब बिना बोले हम बातचीत कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं मूक भाषा, इशारों से बात करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। जो बैल थे हीरा और मोती वो दोनों कैसे एक दूसरे की बात को समझ जाते थे, क्योंकि दोनों बोलते नहीं थे तो, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे की बात को समझ जाते। कैसे समझते थे ये इंसान नहीं समझ सकते, हमें नहीं पता कैसे समझते थे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। कहते हैं कि भाई इंसान एक दूसरे की बात को समझता है कब, जब हम बोलते हैं आपस में ना, तब हम समझते हैं। लेकिन जो जानवर है उनके अंदर दिव्य शक्ति है, भगवान ने गुण दिया है कि वो बिना बोले भी एक दूसरे के सुख दुख, एक दूसरे की बातचीत को समझ लेते हैं, और इंसान इस शक्ति को कभी भी समझ नहीं सकता। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। जो दोनों बैल थे हीरा मोती एक दूसरे को चाटते थे, सूंघते थे, यानी वो आपस में थोड़ा प्यार करते थे, एक दूसरे को सींग मिला लेते थे, लड़ने के लिए नहीं, सिर्फ मजाक के लिए, अपना समय बिताने के लिए, अपनी आत्मीयता, अपनापन दिखाने के लिए वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे। इसके बिना कुछ दोस्ती फुसफुसी कुछ हल्की सी रहती है। अगर दोस्तों में झपट ना हो, मेल मिलाप ना हो, बातचीत ना हो,
थोड़ा बहुत खटपट ना हो, तो इसे कहते हैं कि दोस्ती जो है मजबूत नहीं है ना, दोस्ती हल्की सी रहती है। यानी कि दोस्तों में जितना प्यार होता है उतना लड़ाई झगड़ा भी होता है। जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी, ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। जब दोनों बैलों को खेत में जाने के लिए गाड़ी में या फिर हल में जोत देते थे, तो दोनों ही अपने गर्दन को हिलाते हुए चलते थे, और दोनों क्या सोचते थे कि जो ज्यादा बोझ है वो मेरे ऊपर आ जाए, और ताकि दूसरा जो बैल है उसके ऊपर कम बोझ हो। यानी दोनों ही एक दूसरे के जो बोझ था, जो वजन था, उसको कम करना चाहते। दोनों को एक दूसरे की बहुत चिंता थी। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते। दोपहर को या फिर शाम को जब उन्हें वापस खेत से लाने के खोल दिया जाता था, जो हल में जुते हुए होते थे, उन्हें जब खोल देते थे तब तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। वो दोनों क्या करते, एक दूसरे को चाटते। जानवर क्या करते, पैर ऐसे करते, एक दूसरे को जीभ से चाटते हैं। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। दोनों बैलों में इतना ज्यादा अपनापन था कि जब दोनों शाम को थके हारे खेत से वापस आते थे, उन्हें जब खोल दिया जाता था और नाद में जब उनके खाने के लिए भूसा खलीले डाल देते थे, तो दोनों क्या करते, एक साथ बैल के अंदर मुंह डालते थे और दोनों एक साथ बैठ के खाते थे। और अगर एक मुंह अपना हटा लेता था तो दूसरा भी अपना मुंह हटा लेता था। यानी दोनों के बीच में जो आत्मीयता, जो दोनों में अपनापन था, बेहद था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दाएं बाएं भागते, पघिया पकड़ता तो आगे से खींचता, दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। क्या वो जो झूरी था उसने क्या किया, एक बार अपने जो गाय दोनों बैल थे उन दोनों को अपने ससुराल भेज दिया, और बैलों को क्या लगा कि जो उनका मालिक है झूरी, उसने उन दोनों ही बैलों को बेच दिया है। तो जो झूरी का साला यानी उसकी जो पत्नी का जो भाई था, वो दोनों बैलों को अपने घर लेके जाने लगा। और जाने में जो उसका साला था वो परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि जब बैलों को आगे की तरफ लेके जाता तो कोई दाएं भाग जाता, कोई बाएं भाग जाता। तो ऐसा लग रहा था जैसे बैल ये कह रहे कि अगर हमारे पास आवाज होती, अगर हमारे पास आवाज होती तो हम झूरी से पूछते कि तुमने हम गरीबों को अपने घर से क्यों निकाल दिया, तुम क्यों हमें अपने घर से दूर कर रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल है। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। बैल जो आपस में बातचीत कर रहे हैं दोनों कि भाई जो झूरी था उसने हमें क्यों बेच दिया। अगर हम हमारे जो मेहनत कर, जो हम काम कर रहे हैं वो कम था तो हमसे और काम करता, हमें खेतों में और बहुत ज्यादा काम कर रहा था, जितना काम कर रहा था उससे भी ज्यादा काम कर रहा था। और बैलों ने कभी भी किसी खाने की शिकायत नहीं की। तुमने जो सूखा रुखा घास फूस हमने खा लिया, तो तुम हमें क्यों हमें अपने घर से अपने से दूर कर रहे हो। संध्या यानी शाम को, संध्या समेत दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। वह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। क्या होता है, जब हम इंसान भी या कोई भी जब एक जगह पे रहते हैं तो हमें धीरे धीरे उस माहौल की आदत हो जाती है, वहां पर हमें अपनापन लगता है। और जब अचानक हमें किसी और नई जगह पे जाना पड़ जाता है, नए लोगों में, नई जगह पे, तो हम वहां के माहौल को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, खुद को उस माहौल में ढाल नहीं पाते। बिल्कुल वैसा ही हुआ इन दोनों बैलों यानी हीरा और मोती के साथ। जब दोनों बैल झूरी के साले के साथ झूरी के साले के घर पहुंच गए और सुबह निकले, दोनों शाम को घर पहुंचे। लेकिन शाम को पहुंचने के बाद जब उन दोनों खाने के नाद में घास भूस दिया गया तो उन दोनों में से किसी ने भी उस घास को भूसे को मुंह नहीं लगाया, जबकि दोनों सुबह से भूखे थे। लेकिन फिर भी वो लोग उन्होंने कुछ नहीं खाया। वो सिर्फ यही सोच रहे कि नया घर है, नए लोग हैं, हम यहाँ पर, हमारे यहाँ पे कोई अपना है नहीं। क्यों? क्योंकि वो झूरी को ही अपना सब कुछ समझते थे। एक बालक ने कहा, ऐसे बाल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों बैल अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं।
इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं। एक दिन वहां काम ना किया गया, भाग खड़े हुए। क्या वो जब जो बैल थे, जब झुरी का साला अपने घर लेके चला गया तो वहां पे जो बच्चे थे वो आपस में बातचीत करने लगे। एक ने कहा, इतने अच्छे बैल हैं, ऐसे तो किसी के पास भी नहीं होंगे। तो दूसरे ने क्या कहा, अरे नहीं नहीं, ये दोनों बैल इतनी दूर से पैदल यहाँ कैसे अकेले चले आ गए। तीसरे ने कहा, ये लोग बैल नहीं है, ये लोग उस जन्म के यानी पिछले किसी जन्म के आदमी के समान शक्ति वाले, शक्तिशाली है। इनका जो शरीर है बिल्कुल सुदृढ़ शरीर है ना, शरीर से बहुत ही सेहतमंद है। अब यहाँ पे कहानी वापस झूरी के घर आ जाती है कि झूरी की पत्नी ने जब अपने दोनों बैलों को अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ देखा, यानी कि जो दोनों बैल थे वापस झूरी के घर आ गए, जहाँ पे उसको सालों ने लेकर गया था, लेकिन दोनों ही बैल वहां से भागकर वापस झूरी के घर आ गए। और जब झूरी की पत्नी ने दोनों ही बैलों को देखा तो गुस्से से क्या बोली कि नमक हराम बैल है, एक दिन भी वहां पे काम नहीं कर सके। यानी उसने गुस्सा आया कि ये लोग दोनों बैल जो मेरे मायके गए थे, मेरे घर गए थे, मेरे भाई के घर, और वहां पे इन दोनों बैलों खेतों में काम नहीं किया और वापस भागकर ये लोग यहाँ आ गए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। झूरी अपने बैलों पर, यानी कि जो उसकी पत्नी ने गलत बातें कही, उनको उल्टा सीधा कहा बैलों को, झूरी से सुन नहीं सका। और क्या कहा उसने, नमक हराम क्यों है, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। उसने क्या कहा कि इन बैलों को झूरी के साले ने खाने के लिए चारा नहीं दिया होगा तो बेचारे बैल क्या करेंगे, भूखे तो काम कर नहीं सकते। और इसी वजह से दोनों बैल जो वापस भागकर मेरे पास आ गए। स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। उसने क्या कहा, जो झूरी की पत्नी गुस्सा हो गई कि जो बैल है मेरे भाई मेरे अपने घर लेके गया और ये बैल वहां से वापस भाग कर आ गए। और इस पे जब झूरी ने कहा कि भाई तुम्हारे भाई ने इनको खाना पीना नहीं दिया होगा, इसीलिए दोनों बैल भूखे प्यासे वापस मेरे पास आ गए। तो उसकी झूरी की पत्नी ने गुस्से से क्या कहा, अच्छा बस तो तुम ही हो जिसे बैलों को पालना पोसना आता है, बाकी लोग खाना नहीं खिलाते, सिर्फ पानी पिला पिला के रखते हैं, तुम ही हो जो बैलों की सही देख रेख कर सकते हो। यानी उसने झूरी को ताना मारा गुस्से से। झूरी ने चिढ़ाया। होता है कि जब एक इंसान बात में थोड़ा गुस्सा सा चिढ़ जाता है तो हम उसे मजे लेके और भी ज्यादा चिढ़ाते हैं। बिल्कुल वैसे झूरी ने क्या चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। झूरी ने क्या कहा कि अगर तुम्हारा जो भाई है इन्हें खाने के चारा घास दे देता तो ये दोनों बैल क्यों वहां से भाग के वापस मेरे पास आते, इन्हें खाने को नहीं मिला होगा, इसीलिए दोनों वापस भागकर मेरे पास आ गए। स्त्री चिढ़ी, भागे इसीलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं। उसकी जो पत्नी थी उसने क्या कहा कि भाई तुम बुद्धू हो, तुम दिन में बैलों को प्यार करते हो, सहलाते हो, दुलार करते हो, वैसे ही मेरा भाई मतलब बुद्धू नहीं जो दिन बैलों के साथ लगा रहेगा। खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। तो जो झूरी की पत्नी थी गुस्सा हो गई थी क्योंकि बैल वापस आ गए। तो उसने क्या कहा कि भाई मेरा भाई जो बुद्धू नहीं है, जो बैलों को दिन भर सहलाता रहे, बैलों को अगर वो खिलाते हैं तो बैलों से दिन भर काम भी लेते, और ये जो तुम्हारे जो बैल है दोनों ही काम चोर यानी कि काम नहीं करते हैं, और काम की वजह से डर के मारे दोनों वहां से भागकर वापस तुम्हारे घर यानी इस घर में वापस आ गए हैं। और अब मैं देखूंगी कि इन दोनों बैलों को खाने के लिए खली चोकर कौन देगा, कहाँ से दोगे। अब ये जो दोनों बैल जो वापस भागकर आ गए हैं तो उसकी पनिशमेंट के रूप में, सजा के रूप में इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ सूखा भूसा ही खाने के लिए मिलेगा। अब खाना चाहे तो खाएं और ना खाएं तो चाहे दोनों के दोनों मर जाए, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर गई, बैलों के खाली भूसा दिया जाए। अब जो झूरी की पत्नी थी उसने कह तो दिया कि उनको सिर्फ सूखा भूसा देना, और उसने दे भी दिया। यानी कि जो दोनों बैल थे हीरा और मोती, उनको सिर्फ खाने के सूखा भूसा मिला। अब कैसे खाएंगे दोनों बैल जाने। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका। अब जो बैल है जानवर है उन्हें भी खाने के लिए हरी घास चाहिए, चोकर चाहिए, कुछ आटा चाहिए, चारा चाहिए, लेकिन जब उन्होंने इसमें खाने के लिए मुंह डाला तो क्या मिला, सिर्फ सूखी हुई भूसा मिला, सूखी घास मिली, है ना। उसमें कुछ भी खाने के लिए अच्छा नहीं था। उन्हें लगा कि ये तो बिल्कुल फीका खाना है, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। कहते हैं बैलों को जो प्यार करता है बैल भी उसी की राह तकते हैं, इंतजार करते हैं कब वो हमसे प्यार करने वाला व्यक्ति कब हमें दुलारेगा, सहलाएगा और कब हमें कुछ खाने के लिए अच्छा देगा। तो जब झूरी की पत्नी ने बैलों को सूखा खाना दे दिया, सूखी भूसा दे दिया खाने के लिए, और बैलों ने मुंह में जो अपना मुंह है नाद में डाला और उन्होंने देखा कि उसमें सिर्फ सूखी भूसा है, सूखा हुआ भूसा है, कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तो दोनों क्या करना, आशा यानी टकटकी लगाकर दरवाजे की तरफ यानी झूरी का इंतजार वो दोनों करने लगे कि कब झूरी आएगा, कब उन्हें अच्छा खाने के लिए देगा। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। झूरी ने क्या किया, जिसका नौकर था मजूर, उसे क्या किया, थोड़ी सी खली डाल दो,
ना, ताकि दोनों जो बैल है दोनों उसको खा सकें। तो जो नौकर ने क्या कहा, मजदूर ने, कि जो मालकिन है यानी कि जो आपकी पत्नी, वो मुझे मारेगी अगर मैंने बैलों को खाने के लिए खली दे दिया। चुरा कर डाला। तो झूरी ने फिर, अब देखिए झूरी को कितनी चिंता है अपने बैलों को, उसने क्या कहा कि तुम जो है अपनी मालकिन से चुरा के थोड़ा सा खली लाके इन बैलों को खाने के लिए दे दो। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। उसने क्या करना है, नहीं मैं नहीं दूंगा। अगर मैंने चुरा कर चोरी करके चुपचाप खली लाकर बैलों को खाने के लिए दे दिया, और अगर गलती से मालकिन को यानी कि झूरी की पत्नी को पता चल गया, तो तुम जब मालकिन में डांटेगी तब तुम भी पलट जाओगे, तुम भी मेरी ही गलतियां निकालोगे कि तुमने जानबूझ के दिया होगा, मैं तो कहा ही नहीं देने के लिए। तो ये अभी हम पढ़ रहे थे 9th क्लास की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पहला अध्याय, दो बैलों की कथा। ये हमने पढ़ा इस कथा का पहला भाग। अब हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे इस कथा का दूसरा भाग। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम दो बैलों की कथा के दूसरे भाग को पढ़ेंगे और उसके आगे जानेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।